ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे चुनाव परिणाम की। लोकसभा के चुनाव परिणाम को लेकर बड़ी उत्सुकता थी लोगों में, विशेष रूप से जब एग्जिट पोल आए थे और एग्जिट पोल में लगभग 400 सीटें एनडीए गठबंधन को दी जा रही थी और 370 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी थी। उसके बाद पहली बार एग्जिट पोल को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया जो थी वो तो थी, लेकिन जनता में भी मतलब इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। अब उसके बाद आज जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें एक बात तो साबित हो गई कि भगवान के रूप में मोदी स्वीकार्य नहीं हैं। तो जो उन्होंने कहा था जेपी नड्डा साहब ने कि ये विष्णु के अवतार हैं, या और भी बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि मोदी जी जो हैं वो अवतार हैं और अवतार के रूप में उनकी मान्यता बना दी गई थी। और फिर मोदी जी ने अभी चुनाव कैंपेन के दौरान खुद ही ये कह दिया कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं, वो ऊपर से आए हुए एक व्यक्ति हैं। तो उन्होंने भी अपने आप को भगवान शायद मान लिया था। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने, जहां अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था और जहां जैन धर्म के अनुसार भी 10 से ज़्यादा तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे थे, उस भूमि के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईश्वर अवतार के रूप में शायद बड़ी तेज प्रतिक्रिया दी है। और यूपी में जहां भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि मुझे 80 सीटें यहाँ से मिल जाएंगी, वहीं पर आज उन्हें सपा ने रिपीट दे दी। करीब 36 सीटों पर 36 या 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, उससे ज़्यादा सपा आगे है। कांग्रेस ने भी वहाँ 8 सीटों में जीत बना ली। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया हुई है वो राम मंदिर के बाद जो मामला एक के बाद एक खराब होता चला गया, उससे उत्तर प्रदेश के मतदाता लगातार मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते हुए चले गए। इन्होंने कहा, मोदी जी का एक पोस्टर लगा था जिसमें भगवान राम को बाल स्वरूप में वो हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे और उसका नारा दिया गया, हम भगवान को लाए हैं। तो लोग ये कहने लगे कि भगवान राम तो पहले ही से स्थापित थे, अब मोदी जी भगवान राम को लाने का दावा कर रहे हैं। तो इस बात की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया वहाँ पर हुई है। और उत्तर प्रदेश ने पूरे देश भर के जो भी चुनाव परिणाम आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के सबसे अलग हैं कि जहाँ पर मतदाताओं ने बुरी तरीके से इस बात को नकार दिया। शंकराचार्य ने कहा था कि अभी राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। चारों शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया था और ये भी मोदी जी को चेतावनी दी थी कि यदि आप बिना शिखर के निर्माण किए और बिना ध्वजा को फहराए हुए यदि आप राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो इससे आपको नुकसान ही होगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें वो बात सत्य साबित हो गई है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तो ये किया कि भगवान से बड़ा कोई नहीं, तो मानव शरीर में उन्होंने मोदी को भगवान मानने से इनकार कर दिया। वहीं पर लोकतंत्र की स्थापना में जो आदमी बिना पढ़ा लिखा आम जनता निरीह जो भीड़ के रूप में आती है सामने, उसने भी लोकतंत्र में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए जो संविधान बदलने की बात हुई थी, तो उसी अयोध्या में फैजाबाद से जो सांसद खड़े थे लल्लू सिंह, उनको वहाँ की जनता ने हरा दिया। क्यों हरा दिया? उन्होंने कहा था यदि हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। तो जितने अहंकारी और बड़बोले नेता थे वो सब इस चुनाव में पराजित हुए हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी इसी तरीके से वो अपने आप को प्रदर्शित कर रही थी कि उनके सामने कहीं कोई नहीं, राहुल गांधी फैमिली कहीं कोई लगता ही नहीं है। और वो ये मान के चल रही थी कि वो सबसे बड़ी नेता हैं यूपी की और उन्होंने राहुल गांधी को हराया है, इसलिए वो अजेय हैं। तो वहाँ की जनता ने इस बार
राहुल गांधी को भी खड़ा नहीं होना पड़ा। राहुल गांधी के यहाँ जो काम करता था, जिसने 3 पीढ़ियों में काम किया, 40 साल से वो अमेठी में रह रहे हैं, उन शर्मा जी ने स्मृति ईरानी जी को हरा दिया। बात ये कह रहे हैं कि चुनाव में ये चुनाव अपने आप सबसे महत्वपूर्ण था, और चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था कि 400 पार का जो नारा दिया गया था उसके पहले ही इतना अहंकार भाजपा के नेताओं में आ गया था कि वो कह रहे थे कि हम भाजपा संविधान में परिवर्तन करेंगे, संविधान को हिंदू राष्ट्र के रूप में ले जाएंगे, हम आरक्षण बंद करेंगे, और तरह तरह की बातें उन्हीं के नेताओं ने दक्षिण में भी कहना शुरू कर दी थी, और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बात कही जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थापित करने के लिए जिस तरीके से एक मुहिम चलाई गई, उस मुहिम को जनता ने कहीं पसंद नहीं किया। किसानों ने भी, जो किसान आंदोलन था और किसानों के साथ जो उन्होंने कहा था कि 3 कानून ख़त्म करते समय जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा नहीं किया। और जो केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री थे, उनके लड़के ने 5-6 किसानों की जीप से हत्या की थी, उन्हीं को फिर से टिकट दे दी। महिला खिलाड़ियों का मामला भी वहीं से था। कुल मिला के सारे मामले, किसान भी बहुत नाराज़ थे, राजपूत भी नाराज़ हो गए थे, और समय आया और समय ने ये बता दिया कि मोदी जी आप भगवान नहीं हों, आपके ऊपर भी समय का प्रभाव पड़ेगा। और 242 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। हाँ, ये ज़रूर है कि एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने भगवान मानने से इनकार कर दिया है। जब 1 तारीख को बनारस में वोटिंग हो रही थी, तो बनारस में सबसे कम वोटों से प्रधानमंत्री की जीत हुई है। उनसे बड़ी जीत तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुई है, जिन्होंने 8.5 लाख वोट करीब से अपना चुनाव जीता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1.5 लाख वोटों से ये चुनाव जीत रहे हैं। और अमित शाह को अच्छे वोट मिले हैं, फिर भी गांधीनगर से वो अपने गांधीनगर से लड़े थे, वहाँ पर करीब 4 से 5 लाख वोटों से के अंतर से वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर केरल में विवेकानंद आश्रम में बैठ के साधु की वेशभूषा में और पूरा ध्यान लगा रहे थे, उस ध्यान को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने और ख़ासतौर से बनारस की जनता ने स्वीकार नहीं किया। और वो एक समय जब मतगणना शुरू हुई थी तो करीब 16,000 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार से पीछे भी हो गए थे। खैर, वो चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत गए, ये अलग बात है। लेकिन ये चुनाव 2024 का कल भी मैंने कहा था कि ये चमत्कारिक परिणाम होंगे, और वास्तव में चमत्कार हो गया। ख़ास तौर से ये चमत्कार उत्तर प्रदेश ने किया, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने किया कि ये लोकतंत्र की सरकार है, जनता को ही अधिकार है कि वो अपना राजा चुने। राजा को ये अधिकार नहीं है कि वो प्रजा को अपने हिसाब से चलाए। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश कि आज जो मतलब 2014 से 2024 के बीच भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत था, और 2019 में वो और बढ़ गया था, तो उसके बाद से सरकार ने किसी की भी बात सुनना समझना ज़रूरी नहीं समझा था। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोज़गारी है, किसान परेशान हैं, सालों साल आंदोलन करते थे। अभी जो पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली आना चाह रहे थे, तो हरियाणा की बॉर्डर पे उनको रोकने के लिए जिस तरीके से बंकर बना दिए गए, वहाँ पर किले गाड़ दिए गए, किसानों के ऊपर अश्रु गैस छोड़ी गई, एक किसान की मौत भी हो गई। तो इन सब बातों को किसानों ने भी बहुत उसमें लिया, और सरकार ये किसी की बात सुनती नहीं थी, संवेदनशीलता ख़त्म हो गई थी। और सरकार में जो अहंकार था, कहा जा सकता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जनता ने, पूरे देश भर की जनता ने इस सरकार के अहंकार को टाटा बाय बाय किया है कि अहंकार हमें बर्दाश्त नहीं है। और अब
पहले 25 साल 1989 से लेके और 2014 तक भारत में गठबंधन की सरकारें बनी हैं और चली हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी गठबंधन की सरकार थी, उसके पहले इंद्र कुमार गुजराल की थी, नरसिंहा राव जी की भी थी, और भी जो सरकारें बनी, देवगौड़ा जी की भी सरकार बनी, ये सब गठबंधन की सरकारें थीं। 2004 से 2014 तक भी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी। तो ऐसा नहीं है कि गठबंधन की सरकार 25 साल चल सकती थी और 2004 से 2014 के बीच में जो आर्थिक विकास हुआ वो तो 2014 और 2024 के बीच में भी नहीं हुआ। तो गठबंधन की सरकार का यदि मुखिया अच्छा है और गठबंधन की सरकार में एक सरकार के ऊपर दबाव रहता है कि यदि हम जनता को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जनता की बात नहीं सुनेंगे, तो जनता हमें नहीं चुनेगी। तो ये इस सरकार का अहंकार हो गया था कि हमें पहले 2014 में कम बहुमत था, 2019 में ज़्यादा बहुमत मिल गया और अब 400 बहुमत मिलेगा तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, आरक्षण बंद कर देंगे, हम अपने हिसाब से कानूनों में परिवर्तन करेंगे। तो इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। ये राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिए भी एक सबक है कि यदि जनता को वो अपना गुलाम समझने लगते हैं तो लोकतंत्र में ऐसी गुलामी कभी होती नहीं है। और मैं तो यहाँ एक बात और भी कहना चाहूँगा कि पिछले 75 सालों में भारत की जनता हजारों वर्षों की गुलामी के बाद पहली बार अपने अधिकार और स्वतंत्र तरीके से जीना सीख पाई है। तो ये 75 साल में जो उसने सीखा था, उसमें जब कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होने लगे और प्रजातंत्र की जगह एक राजतंत्र स्थापित होने लगा कि राजा जो कह दे वही सही, तो उस राजतंत्र को पूरा का पूरा नकार दिया है। और अब जनता ने फिर से एक बार ये साबित कर दिया है कि नहीं, उसके पास ही राजा चुनने की शक्ति है। राजा वही होगा जो वो चुनेगी और 5 साल में उसे अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा, और यदि उसने ठीक काम नहीं किया तो वो 5 साल बाद दूसरे राजा को चुन लेगी। तो राजतंत्र तो है नहीं, लेकिन जो शासक बनता है उसे हम राजा के रूप में ही देखते हैं। तो ये 10 साल जो नरेंद्र मोदी जी का शासन था, वो शासन पूर्ण बहुमत का शासन था और इसी में एक निरंकुशता आ गई थी, असंवेदनशीलता आ गई थी। जनता ने उसका अच्छे तरीके से जवाब दिया है और एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जनता जो है सर्वोपरि है। 1977 में इंदिरा गांधी को भी चुनाव हरा दिया था, संजय गांधी को भी चुनाव हरा दिया था, और चुनाव हराने के बाद 1980 में फिर से उन्हें चुनाव जिता के फिर से गद्दी पे बैठा दिया था। तो ये भारत की जनता है, भले हम मानते हों पढ़ी लिखी नहीं है, उतना सब नहीं आती है, लेकिन इसको जितनी जीवन की समझ है, जितनी स्वतंत्रता की समझ है, वो किसी दूसरे से कम नहीं है। और भारत की जनता ने जब भी ऐसे समय आए हैं बहुत अच्छा निर्णय लिया है और ये साबित कर दिया भारत की जनता ने कि हम प्रजातंत्र में रहेंगे, संविधान के अंतर्गत रहेंगे और हम एक नियम के शासनकाल में राजतंत्र में अब वापस जाने की गुंजाइश लगभग भारत में तो नहीं है। ये भारत की जनता ने साबित कर दिया। नमस्कार।